स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा वो है क्लास बीए वाले जो 6 सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं जिनका डिसिप्लिन कोर्स बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, जो कि आपका हर साल का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ वैल्यूएबल क्वेश्चन भी आते हैं इससे। तो चलिए हम इसे जानते हैं और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किस तरीके से 75 आउट ऑफ 75 लेकर आ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके मीनिंग को बताते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे आपको। फर्स्ट इकाई में जो हमें पढ़ना है वो है हमारा बेटा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, अर्थ क्या है, उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में हमें जानना है, जो कि हमने 12th लेवल पे भी पढ़ा है, वो चीज़ जानेंगे। बाय द वे, तो वैश्वीकरण क्या होता है? आदान और प्रदान की क्रिया को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं, चाहे वो सूचनाओं का हो चाहे वो वस्तुओं का हो। तो वैश्वीकरण मतलब विश्व का एकीकरण है। दूसरी इकाई है हमें पढ़नी है समकालीन विश्व में अभिकर्ता। तो समकालीन विश्व में कौन कौन से अभिकर्ता हैं, कौन कौन से संगठन हैं, संयुक्त राष्ट्र और उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और ब्रिक्स। तो इनके बारे में हम जानेंगे सेकेंड इकाई में बेटा। थर्ड इकाई में हमें समकालीन वैश्विक मुद्दे, तो विश्व को लेकर पूरे विश्व में किस किस चीज़ों को मुद्दे चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता, संसाधन में कमी आ रही है, वैश्विक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सबसे पहले बता ही देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम करते हुए चलेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए उसके आयामों की चर्चा करें। मतलब आयाम मतलब कि अगर हम बात करते हैं उसके आयाम कौन से होंगे, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ठीक है, ये बोल दिया जाएगा, नहीं तो शॉर्ट लेवल में अगर आपसे पूछ लिया जाए राजनीतिक आयाम की, वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम के बारे में बताएं। ठीक है, ये पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनेगा, ब्रिक्स की उपलब्धियों के बारे में बताएं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये आएगा। समकालीन वैश्विक मुद्दे कौन कौन से हैं आपको बताना। अगर वैश्विक मुद्दे अगर पूछ लिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता, सारे बताने हैं आपको। उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा किस चीज़ों से मिलता है, इसको रोकने के लिए क्या कराया गया, वो आपको बताना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। सबसे पहले वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? 20वीं शताब्दी में 90 के दशक में 21वीं सदी के दूसरे दशक तक के मध्य वैश्वीकरण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ही नहीं बल्कि राष्ट्रों को आंतरिक नीतियों को भी प्रभावित करने लग गया। तो यहाँ पर बात आती है कि वैश्वीकरण है क्या भाई। तो वैश्वीकरण क्या है? वो एक देश को दूसरे देशों से जोड़ता है। कैसे? वो वस्तुओं के ज़रिए, सेवाओं के ज़रिए। तो इससे क्या होता है, और भी देश जो क्या होते हैं, एकीकरण होते हैं। मतलब ये सारे देश क्या हो गए, एकजुट होते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, हम मॉल जाते हैं तो मॉल के अंदर बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड होते हैं। तो ये सब पॉसिबल कब हो पाया कि जब हमारा वैश्वीकरण हुआ, जब भी ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब भी क्या हुआ, हमारे पास एक ही प्लेस के अंदर मोस्ट ऑफ जो वैरायटी ऑफ गुड्स हमें मिलने लग गए, क्वांटिटी ऑफ गुड्स मिलने गए, क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलने लग गए। ठीक है, सेम प्लेस पे। तो बिकॉज ऑफ वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में होता है, और पूरे विश्व के अंदर जो एकीकरण करते हैं हम भाषाओं के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, उसी को हम कहते हैं। वैश्वीकरण को आयात और निर्यात की प्रक्रिया भी माना जाता है। इसी के तहत क्या करते हैं, हम एक दूसरे से देशों से जुड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं वैश्वीकरण का अंत। ये यहाँ पे दिया गया है भूमंडलीकरण। लेकिन अगर हम बात करें, इसके अंदर बहुत सारे हैं। वैश्वीकरण क्या है प्रमुख, इसके लिए वैश्वीकरण का कोई सार्वभौमिक सुनिश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि हर किसी राजनीतिक ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई है। वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, तो वैश्वीकरण का जो विकास है बेटा वो प्राचीन काल से ही चलता हुआ आ रहा है। बोलते हैं इतिहासकार साधु, महात्मा, राजा धन, शक्ति, ज्ञान की खोज में नए नए मार्गों की तलाश करते हुए दूर दराज तक यात्रा करते थे। तो जब वो दूर दराज जाते थे, वो जुड़ जाते थे उससे, तो उसी को क्या बोला गया है, वैश्वीकरण बोला गया है। जैसे कि हम बात करें रेशम मार्ग के बारे में, जो कि चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। तो भाई चीन से लेकर, तो ये प्राचीन काल से भी मतलब वैश्वीकरण रहा है। फिर मध्यकाल में कैसे रहा, तो मध्यकाल में भाई किस प्रकार रहा वो भी बताता हूँ मैं आपको। मध्यकाल में क्या, चंगेज़ खां और तैमूर
लंग के साम्राज्य ने विश्व को एक भूभाग से जोड़ा, जिससे आधुनिक वैश्वीकरण अल्प विकसित रूप से माना जा सकता है। तो चंगेज़ खान और तैमूर लंग। फिर आते हैं आधुनिक काल में कैसे हुआ भाई। औद्योगिक क्रांति से, जब बड़ी बड़ी क्रांति मतलब कि बड़े बड़े औद्योगिक लगाए गए, जिसकी वजह से यूरोप, अफ्रीका, इन सभी जगहों पर हम देख सकते हैं। और 1492 में कोलंबस द्वारा की गई अमेरिका की खोज, और उसके बाद आगे चलकर 18वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने अफ्रीका पर आए और महाद्वीप पर अपना व्यापार प्रसार किया। उसी तरीके से एशिया के अंदर, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे पुर्तगालीज आए, डचीज आए, फिर ब्रिटिशर्स आए। इस तरीके से क्या हुआ, वैश्वीकरण का शुरुआत हुआ। तो वैश्वीकरण की शुरुआत के अंदर आप उसके प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध, इन सभी संत वगैरह के नाम ले सकते हैं, क्योंकि दूर दराज तक वो ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए जाते थे। मध्यकाल में आप चंगेज़ खान और तैमूर लंग के बारे में आप देख सकते हैं। और आधुनिक काल के अंदर जब औद्योगिक क्रांति लगाई गई, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम वैश्वीकरण के बारे में, थोड़ा सा आयाम जान लेते हैं। ये वैश्वीकरण की परिभाषा आपकी हो गई। तो वैश्वीकरण की अगर हम आपको बताएं, वैश्वीकरण के जो 3 आयाम हैं, तीनों आयाम में से हम बात करते हैं कौन कौन से आयाम हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन भी आया है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की अहमियत पर चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास क्या है आपको बताना है, तीनों बताना है, प्राचीन, मध्य और वो बताना है आपको। ठीक है, आयाम हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, आयाम के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आयाम के बारे में जानते हैं, आयाम है क्या आखिर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण और सांस्कृतिक। तो आपने देखा होगा जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तैमूर लंग, अगर हम तैमूर खान, चंगेज़ खान की बात करें, चाहे हम ये प्राचीन समय की बात करें, जब महात्मा वगैरह, जो संत वगैरह होते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो अपनी वेशभूषा के साथ जाते थे। क्यों, दूसरे प्लेस पर जाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे देश से नहीं मिलती थी। तो इस कंडीशन को देखते हुए सांस्कृतिक क्या है, हमारी वेशभूषा, भाषा और खान पान। जब वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, उस समय क्या हुआ, भोजनों का भी आदान प्रदान हुआ। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, मैकडॉनल्डीकरण, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी जो चीज़ें हैं, जब वैश्वीकरण हुआ तो इसी की वजह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। स्पैगेटी आपने सुना होगा, चाइना से जो आया था, तो वो चीज़ें हैं। तो जिसने क्या किया, हमारी सांस्कृतिक चीज़ों पर, पहनावे पे, अढ़ावे पे, इन सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। तो इसी को हम सांस्कृतिक प्रभाव बोलते हैं, सांस्कृतिक आयाम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, एक प्रसिद्ध विद्वान वैश्वीकरण के अध्ययन में अत्यधिक योगदान देते हैं और बोलते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम की जटिल प्रकृति एक बहुत ही उपयोगी संवैधानिक उपकरण मानते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला सांस्कृतिक आयाम इसी तरह से जटिल रहे हैं। उनका कहना है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पहलुओं ने को विकसित बनाव, विकासशील दुनिया और पश्चिम बनाव, गैर पश्चिम और उत्तर बनाव, दक्षिण के बीच में कठोर दोहरे के रूप में समझा नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। तो इसी के अंदर बोला गया है कि जितने भी जो हमारे होते हैं, तो धीरे धीरे एक देश दूसरे देशों से जुड़े और उनकी जो संस्कृति, सभ्यता, जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँचने लग गई। इवन यहाँ तक कि मीडिया, प्रिंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी इसी में आएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें इसी तरीके से हुई। अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाने का कारण, बस सांस्कृतिक ने किस तरीके से सुविधाजनक बनाया, बोलते हैं अब आपको मैंने आपको बताया, मीडिया और सोशल नेटवर्क के समूह ने सांस्कृतिक चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया। कैसे, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ की चीज़ों को दिखाया। इससे क्या हुआ, हम आकर्षित हुआ, आकर्षित हमने सोचा कि भाई वहाँ की चीज़ों को हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कई प्रावधान किए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई। अगर हम बात करें आर्थिक के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ लगाई गई। अगर हम बात करते हैं, इवन भारत नहीं बल्कि अलग अलग जगह पे नई नई तकनीकी आई, एडिशन, पंखे, बल्ब, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सभी का शुरुआत हुई। तो ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, वैश्वीकरण के राजनीतिक और आर्थिक। तो अब सुनिए, आर्थिक के अंदर हमारे जो बड़े बड़े, लेकिन आर्थिक के अंदर अगर हम बात करें, आर्थिक और राजनीतिक के अंदर अगर हम बात करें, वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ, सरकार की जो कुछ कार्य थे वो कम हो गए, लेकिन शक्तियाँ नहीं घटी। ये आपके उसके में डाल सकते हो आप। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है समकालीन विश्वकर्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्वकर्ता हम किसे कहते हैं भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ को कहते हैं।
अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ है कौन? यूएनओ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व स्तर पर क्या करता है? पूरे देशों की देखभाल करता है और उनकी मदद करता है, चाहे वो मानव सुरक्षा से हो, चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा से हो, चाहे वो विकास से रिलेटेड हो। तो हर एक क्षेत्र के अंदर यूएनओ क्या करता है? कार्य करता है। उसे को संयुक्त राष्ट्र कहा गया है। इसका गठन 1945 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तृतीय विश्व युद्ध को ना होने देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, क्योंकि इसकी रचना पहले इसके अंदर जब 1945 में इसके गठन हुआ तो उस समय उसके अंदर कितने सदस्य थे? तो ओनली 56 देश ही थे। धीरे धीरे इसकी संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। अब आते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। राज्यों को बनाए रखना, सभी सदस्यों को समान माना जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तीसरा विश्व युद्ध ना होने देना। ठीक है, विश्व में शांति को बढ़ाए रखना, पर्यावरण को पर्यावरण लोकतंत्र को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, आर्थिक सामाजिक, इन सभी को ख़त्म करना। ठीक है, आगे आते हैं संरचनात्मक और कार्य, इसके बोलते हैं। इसके अंदर वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं बेटा? 193 सदस्य हैं इसके अंदर। आप सुन भी लोगे और देख भी लोगे तो आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में। इसके 4 अंग हैं। अंग क्या करते हैं? अंग कार्य करते हैं। अंग हम बात करें, समितियाँ दी गई है यहाँ पे, तो वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, आर्थिक वित्तीय समिति बनाई गई है, औपनिवेशिक समिति, प्रशासनिक और बजट, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी जो कि करती है अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती है। चलिए हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होते हैं। 4 अंग, हम उसके बारे में बताते हैं। 4 अंगों के बारे में। एक होता है बेटा सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद। फिर उसके बाद आता है हमारा महासभा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सचिवालय। ठीक है, फिर उसके बाद आता है न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 15 जज होते हैं जो कि 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के अंदर 15 सदस्य होते हैं जिसके अंदर अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। महासभा के अंदर जितने भी देश हैं सारे वो इसी के अंडर में है, 190 मेंबर, और इसी से चुने जाते हैं लोग किसके अंदर? सुरक्षा परिषद के अंदर। और न्याय सचिवालय क्या होता है? इसके अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष बैठते हैं उसे हम सचिवालय कहते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अंदर मैंने आपको बताया 15 सदस्य, जिसके अंदर 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट है। सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ क्या क्या है? ऐसे वाद विवाद और जांच करना जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विघटन हो सकता है, विवादों के साथ तालमेल बिठाने और उसे हल करने का काम करती है। कौन? सुरक्षा परिषद। शस्त्रों पर बल रखती है, नए राज्यों में प्रवेश की अनुशंसा लगाती है। तो ये सुरक्षा परिषद के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे किसके बारे में? वीटो की शक्ति। वीटो की शक्ति मतलब क्या होता है? जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो ये है। इसका मेन काम है शस्त्रों को रोकना। लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से मैंने आपको बताया कितने हैं? 15 जज है, जिसका मतलब क्या है? परस्पर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों की स्थापना करना, राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनी सिद्धांत की स्थापना करना, स्वायत्तता देना, ये सारी चीज़ें काम किसकी है? एक आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब ILO, 1919 में बनाया गया। यूरोप में विभिन्न श्रमिकों वर्गों के परिवर्तन लाने के लिए, मतलब श्रमिकों के अंदर परिवर्तन लाने के लिए। ये सारे हम यूएनओ के बारे में ही जान रहे हैं। फिर क्या बनाया गया? यूनेस्को, शैक्षिक वैज्ञानिक कार्यक्रम, 1945 में ही बनाया गया और उसके अंदर 8 सदस्य अभी शामिल हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनेस्को का मेन क्या है? गरीबी, विकास, शिक्षा, सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका मुख्य काम है। फिर आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यूएनओ के बहुत सारी एजेंसी और कार्य हैं, एजेंसियां और संगठन हैं। WHO वो विश्व स्वास्थ्य संबंधित कार्य करती है, जैसे कोरोना काल में किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, मतलब कि बाल के लिए, मतलब कि विश्व के अंदर जो बच्चों के लिए हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वच्छ पानी के लिए, उनके पोषण के लिए अच्छा कार्य करने के लिए ये बाल कोष बनाया गया था। UNDP जो कि विकास से संबंधित बनाया गया था। ठीक है, और पर्यावरण UNEP, पर्यावरण से संबंधित कोई भी अगर समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एवं महिलाओं की भूमिका क्या है? महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ एजेंसियां और कार्य हैं जिसको जो आप लिख सकते हो। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन जिसे हम क्या कहते हैं? WTO। क्या बोलते हैं? WTO। और राष्ट्रीय कंपनियां, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, जिसे आप लिख सकते हो, ठीक है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स प्रणाली 44 में बनाया गया था, मौद्रिक नीति, और उसी के समय से क्या हो गया था, बहुत सारी चीज़ें व्यापार किए गए थे ब्रेटन वुड्स के टाइम पीरियड में। पहले क्या था, WTO का नाम क्या था? पहले गार्ड था, 1995 में उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? WTO रख दिया गया। ब्रेटन वुड्स समझौता आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी था। वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ब्रेटन वुड्स जो है, जिसमें कि व्यापारों का से संबंधित बनाए गए थे नियम कानून। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, G20, G7, G10, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि फंड को रिलीज़ करती है, वो चीज़ है। उसके बाद हम विश्व बैंक क्या है? WTO मतलब कि WB, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक जिसे बोलते हैं। भुगतान संतुलन करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, ये सारे काम किसके हैं? विश्व बैंक के। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसकी स्थापना आपने देखा यहाँ पे ही, आपको बताना है 1994 में हुआ, 95 में हुई थी। पहले ये गार्ड के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, तो याद रखना, गार्ड से फिर वो बना WTO। ठीक है। ब्रेटन वुड्स सुधार क्या है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स क्या है? ब्रिटेन, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों ने शांति, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी को बढ़ाने के लिए बहुराष्ट्रीय, बहुपक्षीय प्रकृति की विश्व स्वास्थ्य को बनाने के लिए, वैश्विक मुद्दे का निर्णय लेने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए इन्होंने क्या किया? एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? ब्रिक्स। इसके लास्ट में पहले साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था लास्ट में, ठीक है। इसकी उपलब्धियां, इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां की है। उसके बाद है हमारा पर्यावरण मुद्दे। कौन कौन से? ग्लोबल वार्मिंग। आज आपको पता है पर्यावरण मुद्दे क्या होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि विश्व के अंदर किस तरीके से क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर के अंदर छिद्र हो गया है। मतलब कि यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं अपनी सुविधाओं के लिए जो रेफ्रिजरेटर और जो AC का जो यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो हमें अल्ट्रा वायलेट जो रेज पड़ती है, जिसके तहत, तो ये क्या है? पर्यावरण मुद्दे हैं। संसाधनों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है, तो अगर संसाधन ही रहेंगे तो मानव का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैव विविधता आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रकार से प्राणी रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, अब उनकी भी स्थिति क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ये समकालीन विश्व के मुद्दे हैं, इसके ऊपर आपको करना होगा और यही क्वेश्चन आने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद सो मच बेटा।